एंटीजन एंड एंटीबॉडी, प्रतिजन व प्रतिरक्षी। एंटीजन, एंटीजन को प्रतिजन भी कहा जाता है। एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक तरह से फॉरेन पार्टिकल की तरह समझे जाते हैं। जब भी किसी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये प्रवेश करते हैं तो ये वहाँ पर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके कारण प्रतिरक्षी प्रोड्यूस होते हैं। तो एंटीजन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल्स जो किसी ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी उन्हें फॉरेन पार्टिकल की तरह समझती है और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है और एंटीबॉडी बनाती है। ये इस तरह की से समझा जा सकता है जैसे किसी टेरिटरी में या किसी सीमा पर कोई बाहर से आक्रमण करे और अंदर जितने भी सैनिक हैं उस आक्रमणकारी को रोकने का और उसे डैमेज करने का या डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करें। तो ऐसे पदार्थों को एंटीजन कहा जाता है जो किसी भी अन्य शरीर में जाके और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में सहायक होते हैं। टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, कंप्लीट एंटीजन, हैप्टेंस। कंप्लीट एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जिसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी होता है और दूसरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट भी होता है। ये कंप्लीट एंटीजन दो काम करता है। पहला, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना और दूसरा, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी को प्रोड्यूस करना। दूसरे हैप्टेंस होते हैं, इन्हें इनकम्प्लीट एंटीजन भी कहा जा सकता है। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं पर इस दौरान एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती हैं पर इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हें हैप्टेंस कहा जाता है। इस तरह दो तरह के एंटीजन्स होते हैं, कंप्लीट एंटीजन एंड हैप्टेंस। कैरेक्टर्स, एंटीजन्स प्रोटीन्स हो सकते हैं या पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 8000 और इससे ज़्यादा हो सकता है। स्टेरोकेमिकल्स होते हैं। एक्सटर्नल एंड एंटीजन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज़ मोर एंटीजेनिक। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल बाहर से आने वाले एंटीजन और दूसरी स्पीशीज़ से आने वाले एंटीजन ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं, यानी ये इम्यून सिस्टम को अधिक तेज़ी से एक्टिवेट भी करेंगे और एंटीबॉडी प्रोड्यूस भी करेंगे। दो तरह के एंटीजन होते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग एंटीजन एंड वीक एंटीजन। स्ट्रॉन्ग एंटीजन वो होते हैं जो एकदम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे डिप्थीरिया के और टेटेनस के एंटीजन्स। और वीक एंटीजन होते हैं वो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को करते हैं। कैंसर के एंटीजन इस तरह के होते हैं। एंटीजन के सरफेस पे देयर इज अ साइट फॉर एंटीबॉडी। एंटीजन की सरफेस पे एक साइट होती है जिससे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जुड़ती है। उस साइट को एंटीजन डिटरमाइन साइट कहा जाता है।
तो ये कैरेक्टर एंटीजन के होते हैं। पहला, प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 8000 या उससे ज़्यादा होता है, स्टेरोकेमिकल होते हैं। एक्सटर्नल और डिफरेंट स्पीशीज़ वाले एंटीजन ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीजन्स हो सकते हैं, वीक एंटीजन्स हो सकते हैं, और एंटीजन की सरफेस पर एंटीबॉडी के लिए एक साइट होती है जिससे कि वो उससे जुड़ती है। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। एंटीबॉडी वो केमिकल्स होते हैं जो एंटीजन के प्रवेश करने पर प्रोड्यूस होते हैं और इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। केमिकली ये प्रोटीन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, यानी कोई भी पदार्थ जो बाहर से आ रहा है एंटीजन है, उसके द्वारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी एंटीजन से कनेक्ट होती है और ये गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। रशेल एंड कैबट ने 1938 में ये बताया कि गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, पर बाद में क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है इसलिए इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा गया और IG से इसको डिनोट किया। I मतलब इम्यूनो और G मतलब ग्लोब्यूलिन। तो ये केमिकली प्रोटीन होते हैं, इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी एंटीजन से कनेक्ट होती है, ये गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं और इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। स्ट्रक्चर जनरली इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं जो SS बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होती हैं, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और SS बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं। अब ये इसमें 2 तरह की चेन्स पाई जाती हैं, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको H चेन भी कहा जाता है, H मतलब हैवी, एंड लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 तरह की होती हैं। ये हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसकी स्ट्रक्चर है इस तरह की, इसकी स्ट्रक्चर होती है हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन की। और अगर इसको फुली उसमें देखा जाए तो इस तरफ वाली ये चेन जो इस कलर से नज़र आ रही है, ये है हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये SS बॉन्ड द्वारा यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है। ये नाइट्रोजन यहाँ पर नीचे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये वाली लाइट चेन है, छोटी चेन लाइट चेन है। यहाँ पर इसमें कार्बन नज़र आ रहा है और ये फैब, दोनों फैब वाला पार्ट है। ये बीच वाला हिंज वाला पार्ट है, ये FC पर CH2 CH1 CH2, इस तरह ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। यानी इसमें 2 तरह की चेन होती हैं, एक लाइट चेन और दूसरी हैवी चेन। ये लंबी वाली जो चेन है वो हैवी चेन है और ये छोटी वाली है लाइट चेन। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके गुण होते हैं 1 पेयर
लगता है इसका। ये पूरा 1 पेयर है, जैसे इसमें पहले दिखा, ये इसका 1 पेयर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मॉलिक्यूलर वेट 50,000 से 55,000 होता है। सी कार्बोक्सी टर्मिनल, इसके टर्मिनल पॉइंट पर सी या कार्बोक्सी पाया जाता है। जहाँ पर एंटीजन कनेक्ट नहीं होते हैं, उस पार्ट पे एंटीजन कनेक्ट नहीं होते हैं। एस डायमेंशनली फोल्ड एस बॉन्ड के कारण नोन एज डोमेंस कहा जाता है। H and L chain connected with SS bond, दोनों चेन, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, और ये SS बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर हिंज वाला रीजन होता है, हिंज रीजन। फिर है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन ये वाली होती है, छोटी। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 पेयर होता है। ये भी मॉलिक्यूलर वेट 22,000 से 25,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड नाइट्रोजन ऑन टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड पर नाइट्रोजन होता है, जिसको अमीनो टर्मिनल एंड टर्मिनल कहा जाता है। एंटीजन कनेक्ट होते हैं एंड टर्मिनल पर। एंड टर्मिनल वो पार्ट होता है जहाँ की एंटीजन कनेक्ट होते हैं, और सी टर्मिनल वो पार्ट होता है जहाँ एंटीजन कनेक्ट नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडीज़ एंड एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़। 2 तरह की होती हैं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, एक नेचुरल और दूसरी एक्वायर्ड, बाद में ग्रहण की गई। नेचुरल एंटीबॉडी जेनेटिक होती हैं या हेरिडिटरी होती हैं, ब्लड में नेचुरली पाई जाती हैं। एक्वायर्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं तब जबकि एंटीजन एंटर करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बाहर से अगर कोई एंटीजन आता है, उस समय जो प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी वो एक्वायर्ड होती है, और इसका अमाउंट डिपेंड करता है एंटीजन के अमाउंट के ऊपर। जितना ज़्यादा एंटीजन का अमाउंट होगा, मात्रा होगी, उतनी ही ज़्यादा ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन देखा जाए इम्यूनोग्लोबिन या प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ का, तो ये 5 तरह की होती हैं। IG यानी इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D। इम्यूनोग्लोबिन जी, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। मॉलिक्यूलर वेट 14,000 से 160,000 तक होता है। मदर की बॉडी के प्लेसेंटा में ये उत्पन्न होती हैं, और एलर्जिक रिस्पॉन्सिबल होती हैं एलर्जीज़ के लिए। फिर हैं ये होती है
इम्यूनोग्लोबिन जी। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इम्यूनोग्लोबिन जी की। फिर नेक्स्ट है इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA। इसमें 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। 1 more J चेन इज ऑल्सो कनेक्टेड। एक J चेन और होती है जो इससे कनेक्ट करती हुई होती है। मॉलिक्यूलर वेट 4 लाख करीब होता है इसका। और ये इसका स्ट्रक्चर है। ये J चेन है बीच में और ये T, और इस तरह से ये चेन्स जुड़ी हुई हैं, डबल हो गई हैं, इसलिए 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। एक एक्स्ट्रा चेन है J चेन, वो भी इसमें पाई जाती है। फिर है ग्लोबिन ई, IgE। इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। मॉलिक्यूलर वेट 2 लाख करीब होता है। श्वास नली की इनर लेयर पर ये प्रोड्यूस होती हैं। और ये इंटेस्टाइन की इनर लेयर पे भी प्रोड्यूस होती हैं। ये इम्यूनिटी डेवलप करती हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के लिए, अस्थमा के लिए और एक्जिमा के लिए। फिर है इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM। ये लार्ज साइज्ड होती हैं, सबसे बड़ी साइज़ की होती हैं। इसमें 20 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। जनरली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, पर इसमें 20 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। एवरी मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 8,50,000 से 9 लाख तक होता है। और ये एम्ब्रियो में प्रोड्यूस होती हैं, उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का होता है। ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, और ये सारी लाइट चेन, ये हैवी चेन, और ये फर्स्ट यानी दोनों चेन्स ये लाइट चेन, और बीच में एक और 3rd नंबर पे ये और पाई जाती है। और ये पूरा सब मिल करके ये बनाती हैं IgM। 20 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर ये बनता है। फर्स्ट नंबर पे ये हैवी चेन कनेक्टेड, सेकंड नंबर पे ये लाइट चेन, और 3rd नंबर पे बीच वाली चेन। फिर है इम्यूनोग्लोबुलिन D, IgD। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये IgG की तरह होती है। हर एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 से 1,80,000 होता है।
और ये रिएक्ट करती हैं मिल्क, प्रोटीन, इंसुलिन, डिप्थीरिया एंड टॉक्सॉइड से। तो ये सब हैं एंटीबॉडीज़ के प्रकार। IgG, IgA, IgE, IgM एंड IgD। फिर है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। ये 3 प्रकार की हो सकती है: प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, लयन। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे साइट। ये साइट होती है जहाँ पर कि ये एंटीबॉडी है, इसमें ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है और ये साइट ऑफ एंटीजन है। इस जगह आके एंटीजन अटैच हो जाता है, वो उसको एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए इनके बीच रिएक्शन होती है। तो ये साइट होती है, साइट ऑफ एंटीजन के लिए ये साइट होती है एंटीबॉडी के ऊपर। और ये 3 तरह की होती हैं। प्रेसिपिटेशन, 3 तरह के रिएक्शन होते हैं बाइंडिंग एंटीजन और एंटीबॉडी में। प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण, एग्लूटिनेशन यानी समूहन, लाइसिस मतलब लयन। अवक्षेपण, अवक्षेपण में या प्रेसिपिटेशन में प्रतिजन, प्रतिरक्षी तथा प्रतिजैव आपस में क्रिया करते हैं और जिससे अघुलनशील प्रेसिपिटेशन बनता है, जो घुलता नहीं है। और इसकी मात्रा यानी पीपीटी या प्रेसिपिटेशन की मात्रा एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया करने वाले भागों पर निर्भर करती है, कितने मात्रा में है वो। जब इन दोनों की मात्रा समान होती है यानी एंटीबॉडी और एंटीजन की मात्रा समान होती है तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, अवक्षेप ज़्यादा बनता है। दूसरा है समूहन, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में एंटीजन के अणु या मॉलिक्यूल और एंटीबॉडी आपस में कंबाइंड होकर समूह बना लेते हैं और इस समूह बनाने की क्रिया को समूहन या एग्लूटिनेशन कहा जाता है। जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी समान मात्रा में होते हैं तो समूहन अधिक होता है। लयन, लाइसिस। लाइसिस में कोशिकाओं का या सेल्स का भक्षण किया जाता है, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अपघटन भी किया जाता है यानी उनको डिसॉल्व, उनको तोड़ दिया जाता है और इस क्रिया को लयन कहा जाता है, लाइसिस। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। प्रोडक्शन, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला है एज ऑफ एनिमल। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भ्रूणीय अवस्था में यानी एम्ब्रियो वाली स्टेज में लगभग नहीं होता है और समय के साथ धीरे धीरे ये प्राणियों में डेवलप हो जाती हैं एंटीबॉडीज़। तो पहला फैक्टर होता है एज, और 5 से 8 वर्ष के तक का समय लग जाता है इसको डेवलप होने में। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण में कमी आने पर कुपोषण रहता है और उसमें कुछ केमिकल्स नहीं मिल पाते, जिसके कारण प्रोटीन की कमी हो जाती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल एंटीजन्स। शरीर में अनेक प्रकार के एंटीजन जब एक साथ प्रवेश किया जाते हैं, जैसे डीपीटी के टीके में होता है, तो सामान्यतः एक समूह का प्रतिजन स्वतंत्र रूप से कार्य कर आवश्यक एंटीबॉडी बनाता है तथा
निर्माण कार्य में दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ एंटीजन एक साथ होने पर एक दूसरे की क्रिया में अवरोध भी पैदा कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ एंटीजन यानी कितनी मात्रा में एंटीजन है, ये इस पे भी डिपेंड करता है एंटीबॉडी का बनना। ज़्यादा मात्रा में होता है जब एंटीजन, तो उसी की तरह एंटीबॉडी का निर्माण भी होगा, पर अगर एक निश्चित मात्रा से कम एंटीजन है तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार बहुत अधिक एंटीजन की मात्रा है तो भी एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। एक फैक्टर और होता है इम्यून इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे एक्सरे, वो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रभावित करते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं होने देते। और एड्रिनलिन ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में उत्पन्न होने वाले स्टेरॉयड यौगिक या केमिक कंपाउंड्स और अन्य केमिकल भी इम्यून सिस्टम के लिए इनहिबिटिंग सब्सटेंस का कार्य करते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी बनने का विरोध करते हैं। इस तरह जो इम्यून सिस्टम होता है वो निष्क्रिय बना रहता है। तो इस तरह एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए 5 फैक्टर होते हैं: एज ऑफ एनिमल, न्यूट्रिशन, मल्टीपल एंटीजेंस, इम्यून इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस, क्वांटिटी ऑफ एंटीजन। तो ये सब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण उत्पन्न होता है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आता है वो एंटीजन कहलाता है, और उसके कारण जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो उसके एंटी रिएक्शन करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती हैं, जिससे बॉडी में इम्यूनिटी आती है और जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। 3 तरह की इसकी बाइंडिंग होती हैं: प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन एंड लाइसिस। और 5 इसके फैक्टर्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं: एज ऑफ एनिमल, न्यूट्रिशन, मल्टीपल एंटीजन, क्वांटिटी ऑफ एंटीजन। क्वांटिटी ऑफ एंटीजन मतलब बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए एंटीजन की क्वांटिटी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत कम होती है तब भी एंटीबॉडी डेवलप होने में टाइम लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा होती है तब भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाती। दोनों ही अवस्थाओं में एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और एक फैक्टर होता है, कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जैसे एक्सरेज और स्टेरॉयड कंपाउंड्स, और दूसरे कई केमिकल्स भी होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम होता है, और ये हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म में एक इम्यून सिस्टम बनाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्शन होता है। जो भी रोगाणु या फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्ट करती है।